हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम जिस लेसन पे बात करने वाले हैं, हमारा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ये जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसपे ऑलरेडी हमने जो है सारे वीडियोज डाल दिए हैं। आप लोग देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये रिविजन की क्लास है, तो आज रिविजन की क्लास में इस लेसन से हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आए हैं। जैसे आज का टॉपिक हमारा है डाई एथिल ईथर बनाने की विधियां, यानी डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, और साथ में इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं जो है पूछी जाती हैं। तो आज इसको हम कंप्लीट जानने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा गया है, अलग अलग तरीके से जो है ये काफी बार पूछा गया है। अगर आप लोग अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जो है सभी वीडियोस को इस लेसन के देख सकते हैं। साथ में जितने भी आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स बनते हैं, सब पर ऑलरेडी वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप जा करके जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, और साथ में ये भी कहा गया है कि डाई एथिल ईथर बनाने की दो विधियां बताई हैं। तो दो विधियों में सबसे पहली विधि हम प्रयोगशाला विधि देखेंगे। चलिए प्रयोगशाला में देख लेते हैं कि डाई एथिल ईथर का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ये इसके जो अभिक्रियाएं हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पूछे जाते हैं। और साथ में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि भी आपकी तैयार हो जाएगी। देखो, डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला में बनाने के लिए सर्वप्रथम हम एथिल अल्कोहल को जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, और फिर हमारा जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम पुनः जो है एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे हमें जो है डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। चलिए अभिक्रिया देख लेते हैं। ये हमारा है C2H5OH। आप जानते हैं इसका नाम एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जो है हम H2SO4 के साथ कराएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। कितने में? 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराएंगे। कितने टेम्परेचर पर गर्म करेंगे? 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराएंगे। तो होगा क्या, ये जो OH है एक हाइड्रोजन इसका ले लेगा, H2SO4 लिखा है ना, तो एक हाइड्रोजन इसका ये OH ले लेगा, तो ये H2O बना लेगा, और बाकी जो बचा होगा इसी के साथ लिख देंगे। तो ये हमारा जो बचा है C2H5, तो यहाँ बचा है, और यहाँ बचा है SO4 बचा है। अरे एक हाइड्रोजन केवल निकाले हैं, बाकी पूरा का पूरा बच गया है। तो ये हाइड्रोजन और वो OH जो है मिल करके, भाई यहाँ का H यहाँ का OH मिल करके H2O बना लेगा। तो ये जो बना है इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन, और सल्फेट ग्रुप लगा है, तो ये हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट समझ में आ कि नहीं? सबसे पहले जब हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे किसके? H2SO4 के साथ, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और जैसे ही ये C2H5HSO4 बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, पुनः जो है ये एथिल अल्कोहल C2H5OH के साथ पुनः अभिक्रिया करता है, और ये अभिक्रिया जो है 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है। ध्यान रखना, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है। और ये जो है भाई ये H है एक H अपना ले लेगा, तो फिर पुनः जो है H2SO4 बना लेगा और निकल जाएगा। बचा क्या है? C2H5O। C2H5 ही तो बचा है, तो ये आपका बन जाएगा C2H5O C2H5, और ये पुनः जो है H2SO4 जैसे लगा था वैसे बाहर हो जाएगा। तो ये आपका है डाई एथिल ईथर, जिसे ईथर कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रयोगशाला विधि में जो है डाई एथिल ईथर का निर्माण किया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर आपको डायग्राम बनाने की इच्छा है तो चलिए डायग्राम भी बना करके हम आपको बता देते हैं। देखो बच्चों, अगर आप प्रयोगशाला विधि बता रहे हो डाई एथिल ईथर बनाने की, तो एक बात ध्यान रखना, आपको डायग्राम इस तरीके से उसमें लगाना है और आपको बना करके बताना है। अब इस डायग्राम को बनाने के बाद आप लिखोगे कैसे? तो देखो, ये तो आपका सिद्धांत एवं अभिक्रिया में हो जाएगा। सिद्धांत एवं अभिक्रिया में आप बताएंगे कि सर्वप्रथम हम एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे हमें पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करता है, जिससे डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इतना लिख करके और आप रिएक्शन बताएंगे। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रोसेस या विधि। तो विधि में पहले आप डायग्राम बनाएंगे,
और आप फिर लिखेंगे कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए उपकरणों को उपरोक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं, और करने के बाद फिर आप जैसे जैसे डायग्राम में बनाया गया है सेम वैसे आपको बताना है। क्या बताओगे कि सर्वप्रथम हम जो है गोल पे, ये कौन है, ये हमारा है गोल पेनी का फ्लास्क। आप देख रहे हो गोल गोल दिख रहा है ना, तो ये हमारा है गोल पेनी का फ्लास्क। पहले से जान लो क्या क्या लगा है। देखो ये हमारा है गोल पेनी का फ्लास्क जो गोल गोल दिख रहा है, नीचे एक कटोरा दिख रहा है, ये बालू उष्मक है, इसमें बालू लिया गया है, और ये जो है ये आपको जो दिख रहा है ये ड्रॉपिंग फलन है, जिसे हम बिंदुकारी फलन बोलते हैं, कीप, इसे बिंदुकारी कीप कहा जाता है हिंदी में या अंग्रेजी में ड्रॉपिंग फलन। यहाँ एथिल अल्कोहल भरा रहता है, इसको हम ढीला करके आवश्यकता अनुसार जितना चाहते हैं उतना धीरे धीरे करके इसमें गिराते हैं। और फिर जो है अगला वाला ये जो लगा है डंडी, ये थर्मामीटर है, इसको और कुछ मत समझिएगा, ये थर्मामीटर है। थर्मोमीटर इसलिए लगाया है क्योंकि हमें टेम्परेचर देखना है कितना गर्म करना है, ठीक है। अरे 100 डिग्री सेल्सियस करना है कि उसको जो है 140 करना है। यह थर्मोमीटर, नीचे बर्नर लगाया गया है जहां से हम तेज धीम करके इसको जलाएंगे। और फिर ये निकास नली है, निकास नली का संपर्क ये हमारा कंडेंसर से होता है, जिसे हिंदी में संघनित्र कहा जाता है। संघनित्र में हमेशा पानी नीचे से लगाया जाता है पाइप से, और ऊपर वाले पाइप से बाहर किया जाता है। और ये बीच में जो है ये अडाप्टर है, अडाप्टर ये मोड़ने का काम करता है। और फिर ये हमारा ग्राही होता है, और ग्राही हमारा एक ठंडे जल में रखे बीकर में जो है रखा रहता है। इतना काम समझ में आ गया। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि उपकरणों को उपयुक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं, फिर बताएंगे कि एक गोल पेन के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और H2SO4 को 2:1 के अनुपात में मिश्रण में लेकर के बालू उष्मक पर, ये नीचे क्या लगा है, बालू उष्मक लगा है ना, बालू उष्मक की सहायता से इसको हम धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट करते हैं और गर्म करते हैं, जिससे जो है डाई एथिल ईथर बनता है। और डाई एथिल ईथर की वाष्प को निकास नली की सहायता से, अरे ये कौन सी नली है, निकास नली है ना, निकास नली की सहायता से हम संघनित्र में प्रवाहित करते हैं, जहां पर इसे द्रवित कर लिया जाता है। संघनित्र का काम ही होता है कि द्रवित करना, इसे द्रवित कर लिया जाता है और द्रवित डाई एथिल ईथर को एडाप्टर की सहायता से ठंडे जल में रखे ग्राही में जो है द्रव के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। बस इतना लिखना है, बस इससे ज्यादा आपको प्रयोगशाला विधि में लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद फिर आपको बताएंगे, थोड़ा एक दो लाइन और लिख दीजिए। इस डाई एथिल ईथर में H2SO4, अल्कोहल, जल आदि की अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम जो हमारा डाई एथिल ईथर मिलता है, सर्वप्रथम जो कास्टिक सोडा होता है NaOH, इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। सर्वप्रथम डाई एथिल ईथर को कास्टिक सोडा के साथ धोते हैं। क्या करते हैं, कास्टिक सोडा के विलयन से धोते हैं। समझ में आई बात। और फिर इसे धोने के बाद निर्जल करने के लिए क्या करने के लिए, निर्जल करने के लिए जो है CaCl2 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड डाल करके रख देते हैं। यानी कुल मिला के सबसे पहले जो अशुद्ध डाई एथिल ईथर बनता है, इसमें हम NaOH डाल देते हैं। NaOH डाल करके इसको धुलते हैं, कई बार धुल देते हैं, और धुलने के बाद फिर उसमें क्या करते हैं, निर्जल CaCl2 डालते हैं और डाल करके रख देते हैं। और जब निर्जल CaCl2 डाल के रख देते हैं तो इसमें जितने भी वाटर की अशुद्धियां होती है वो खींच लेता है, और खींच करके इसको जो है, और फिर CaCl2 को बाहर निकालने के पश्चात फिर इसे जो है छान कर और फिर जो है इसका आसवन करते हैं, जिससे हमें 34 डिग्री सेल्सियस वाला डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आया। जो हमारा अशुद्ध डाई एथिल ईथर होता है, सर्वप्रथम इसमें NaOH डाल करके धुलते हैं, धुलने के बाद फिर इसको निर्जल करने के लिए CaCl2 मिलाते हैं, और मिलाने के पश्चात फिर इसको निकाल करके छान लेते हैं, और छानने के बाद जो है फिर इसका आसवन करते हैं, जिससे हमें 34 डिग्री सेल्सियस वाला डाई एथिल ईथर शुद्ध जो है प्राप्त होता है। तो ये तो बात हो गई प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके हम दूसरी विधि की बात कर लेते हैं। चलिए अगली विधि बनाने की देख लेते हैं, डाई एथिल ईथर। इसको बनाने की हम अगली विधि जो हम बताने वाले हैं ये है विलियमसन संश्लेषण विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो है कई बार ये नाम से पूछा गया है, और इसका रिएक्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये विलियमसन संश्लेषण विधि क्या है, तो विलियमसन संश्लेषण विधि बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। इसमें ले लेना है सोडियम एथॉक्साइड। क्या ले लेना है, सोडियम एथॉक्साइड। और सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या है फार्मूला, तो सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड मतलब C2H5O Na, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम है, एथॉक्साइड। समझ में आई बात। अब कुछ नहीं करना है, इस पर C2H5I किसकी, एथिल आयोडाइड, इसका नाम है एथिल
आयोडाइड। जब तक कुछ रिएक्शंस आपको याद नहीं रहेगा, कैसे याद रहेगा, जो भी 2 4 6 रिएक्शन रट डालो, और रटने के बाद, रटने का मतलब ये नहीं कि वो इसका जो ये कंपाउंड लिखा गया है इसका नाम याद होना चाहिए, बस कंपाउंड का नाम याद रहेगा, तुरंत इधर उधर मिलाओगे आपको बन जाएगा। तो जब हम सोडियम एथॉक्साइड पर एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया कराएंगे, किसकी अभिक्रिया कराओगे, एथिल आयोडाइड की, तो Na निकल के भाग जाएगा। अरे Na इधर का पॉजिटिव, आई उधर का नेगेटिव, Na निकल जाएगा, इसको सरका के बाकी लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है, बन जाएगा C2H5O, C2H5 प्लस Na, इसका नाम तो पता है ना, डाइएथिल ईथर, और सोडियम आयोडाइड है। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं करना है। विलियमसन संश्लेषण विधि में आप बताएंगे कि सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ जब हम गर्म करते हैं तो हमें जो है डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, बस इतना ही बताना है। और इस प्रकार ईथर बनाने की विधि जो है विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। समझ में आ गया ना, सोडियम एथॉक्साइड नाम याद रखना, सोडियम एथॉक्साइड को जो है हम एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं। क्लियर, चलो अब इसके भौतिक गुण देख लेते हैं। चलिए लगे हाथ, इसके भौतिक गुण को भी देख लेते हैं। तो डाई एथिल ईथर के जो भौतिक गुण है, देखो सीधी सी बात है, ये रंगहीन, पहली बात इसमें कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। दूसरा तीक्ष्ण गंध वाला, तीक्ष्ण गंध युक्त, यानी इसमें जो गंध होती है वो तीक्ष्ण होती है, और स्वाद भी इसका तीक्ष्ण होता है। तो तीक्ष्ण गंध युक्त या तीक्ष्ण स्वाद युक्त जो है ज्वलनशील, और ये काफी ज्यादा ज्वलनशील होता है, द्रव है, और क्या है ये द्रव है, अब क्या ठोस थोड़ी है, न ठोस है न गैस है, ये द्रव होता है। और सुनिए मेन पॉइंट, या जल में कम मिले, अरे पानी में डालोगे तो जल में नहीं घुलेगा, तो ये अल्कोहल व कार्बनिक विलायकों में पूर्ण मिले। देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि इसमें जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये जल में बहुत कम ही घुलते हैं, गिने चुने हैं घुलने वाले, कौन, जैसे अल्कोहल कुछ घुलता है, एसिटिक एसिड घुलता है, बाकी ज्यादा घुलने वाला आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कहाँ घुलेगा, सब के सब कार्बनिक विलायकों में ही आपको घुलने वाले मिलते हैं। अरे कार्बनिक यौगिक है क्या इनऑर्गेनिक में घुलेगा, वो सब के सब कार्बनिक में ही घुलता है। तो ऐसे ये आपका डाइएथिल ईथर जो है एक कार्बनिक कंपाउंड है, तो कार्बनिक कंपाउंड होने के कारण ये जो है कार्बनिक यौगिकों में ही विलय होता है। तो इसको ध्यान रखना, या जल में कम विलय यानी घुलता है, थोड़ा मोड़ा हाइड्रोजन बंध बनाता है इसलिए घुल जाता है, लेकिन कम घुलता है, और ये जो है अल्कोहल व कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होता है। तो ये इसके भौतिक गुण हो गए। चलिए अब इसके कुछ रासायनिक गुण जो आपके नाम द्वारा कई बताए गए हैं, इन लोगों से कराइए, उसको देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे गए हैं। देखो इसके जो डाइएथिल ईथर के रासायनिक गुण है, तो रासायनिक गुण में हम जो पहला रासायनिक गुण बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है जब में, या कैसे प्राप्त करोगे, और इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और साथ में डाइएथिल ईथर के रासायनिक गुण में तो हमें बताना है। सबसे पहला हम बताने वाले हैं हाइलोजनीकरण, यानी हाइड्रोजनों के साथ अभिक्रिया। तो एक बात ध्यान रखना, डाइएथिल ईथर की हाइड्रोजन यानी Cl2 या Br2 के साथ अंधेरे में जो है अभिक्रिया होती है, और फिर जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। और कैसे देते हैं चलिए देख लेते हैं। देखो डाइएथिल ईथर का फार्मूला है CH3 CH2O CH2 CH3, ये हमारा है डाइएथिल ईथर, अरे भूल तो रह जाओगे ना, वही है। और साथ में इस पर हम Cl2 की अभिक्रिया कराएंगे। देखो जब भी आप Cl2 से अभिक्रिया कराओगे तो एक बात ध्यान रखना भाई, ये जो हमारा एथिल समूह है इधर भी लगा है इधर भी लगा है, तो ये जो ग्रुप के बगल वाला अल्फा कार्बन होता है, एक बात ध्यान रखना, जो बीच में ये हमारा ग्रुप होता है इसके बगल वाला जो है अल्फा कार्बन होता है, इधर वाला भी अल्फा होता है इधर वाला भी अल्फा होता है। तो जब एक क्लोरीन की अभिक्रिया कराओगे एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएगा, एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा, तो एक क्लोरीन ऑलरेडी वहीं लग जाएगा, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2O CH बचेगा, और यहीं पर Cl जो है इस पर लग जाएगा, और बाकी CH3 रहेगा। और तो इसका नाम है अल्फा मोनो क्लोरो डाई एथिल ईथर। भाई आपने एक क्लोरो हटा के लगाया है, एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगाया है, तो अब चूंकि अल्फा पे लगाया है अल्फा मोनो क्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है। और एक गलती और फिर करिए, फिर इसमें Cl2 की क्रिया करा दीजिए, तो फिर इसमें से एक HCl निकलेगा, तो अब की बार इधर वाला हाइड्रोजन जो है हट जाए। तो ये जो बनेगा देखो, अब की बार ये हमारा CH3 यही है, ये हमारा CH हो जाएगा, एक Cl यहाँ लग जाएगा, O हो जाएगा, एक Cl इधर लगा ही है, और ये हमारा CH3 हो जाएगा।
तो ये जो बनेगा भाई, एक तो अल्फा पे लगा है और कामा, दूसरा अल्फा डैश पे लगा, अल्फा डैश डाई क्लोरो, द्विक्लोरो लग गया ना, डाई क्लोरो, और उसके बाद डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। कुल मिला के जब आप Cl2 या Br2 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं और अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो एथिल ईथर बनाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तो बात हो गई हाइड्रोजनीकरण इसकी अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया देख लेते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारा अपचयन। अपचयन, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हम HI के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो देखो ये हमारा है C2H5 का होल ट्वाइस O, यही तो डाई एथिल ईथर है, नहीं भूल जाओगे। और इसको हम जो है अपचयन कराएंगे। अपचयन का मतलब हुआ कि नवजात हाइड्रोजन इस पे लगाएंगे, और नवजात हाइड्रोजन लगाएंगे कब लगाओगे? रेड पी की उपस्थिति में HI के साथ अभिक्रिया कराएंगे। समझ में आई बात? यानी रेड पी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब HI के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें नवजात हाइड्रोजन मिलता है। तो इस नवजात हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब यहाँ कराएंगे तो देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। अरे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को ऐसे टंगिया ले जाएंगे, H2O बन जाएगा। और सुनिए, अब C2H5 लिखा है, एक हाइड्रोजन एक पे लगाएंगे C2H6 बन जाएगा। तो दो ठोरे हैं, दो हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा C2H6 बन जाएगा। ये दो पार्टिकल बनेगा क्योंकि यहाँ होल ट्वाइस लगा है ना, तो एक एक पे लगाएंगे दो बन जाएगा, और साथ में एक जो है H2O बन जाएगा। तो ये हमारा है एथेन। ये कौन है? एथेन है। तो आप कैसे बताएंगे? जब हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर का HI के साथ अपचयन कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है। समझ में आ गई अभिक्रिया कि नहीं? बहुत ही आसान है। अगली अभिक्रिया है दहन। एक बात याद रखना, जो डाई एथिल ईथर होता है वायु या जो है ऑक्सीजन के साथ जो है प्रचंड विस्फोट के साथ जो है जलता है, तो ये दहन अभिक्रिया देते हैं। कैसे देते हैं? देखो ये है हमारा C2H5 का होल ट्वाइस O है। इसको जब हम ऑक्सीजन O2 के प्रेजेंस में प्रज्वलित कर, इसको जब हम जलाते हैं तो देखो कोई चीज जलाते हो तो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनता है। तो एक बन जाएगा H2O और दूसरा बन जाएगा CO2। ये हमारा CO2 जो बनेगा ये 4 पार्टिकल बनेगा और H2O जो बनेगा वो 5 पार्टिकल बनेगा। तो कुल मिला के जब हम डाई एथिल ईथर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देख लो। अगली अभिक्रिया है जल अपघटन। देखो ऐसे ही ये अम्लों और क्षारों की उपस्थिति में साधारण परिस्थितियों में ये जो है अपघटित नहीं होता है, लेकिन उच्च दाब और उच्च ताप पर अगर इसका हम तल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो ये जो है एथिल अल्कोहल में अपघटित होता है। कैसे होता है देख लो। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा C2H5 का होल ट्वाइस O है। कौन है? नहीं तो है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और इसको हम जल अपघटन कराएंगे, मतलब H2O इसमें डालेंगे। कब डालेंगे? डाइल्यूट यानी तनु H2SO4 की उपस्थिति में, और साथ में उच्च दाब और उच्च ताप। अगर इन दोनों परिस्थितियां नहीं रखेंगे तो ये जल अपघटित नहीं होगा। तो बनेगा क्या? बनना क्या है? अरे C2H5 वही है और H2O में आप जानते हैं HOH लिखा है, एक ऑक्सीजन और डाल दोगे 2 H बन जाएगा। तो C2H5 को एक OH दे देना, दूसरे C2H5 को दूसरा OH दे देना, तो हमारा बन जाएगा क्या? बन जाएगा 2 पार्टिकल C2H5OH बन जाएगा। और क्या? ये क्या है? एथिल अल्कोहल तो है। समझ में आया कि नहीं? सीधे से आपको कहना है कि जब हम डाई एथिल ईथर को डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप पर जल अपघटन कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? अगला रिएक्शन है हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला पता है ना, H2SO4। तो कुल मिला के जब हम डाई एथिल ईथर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक मात्रा के साथ गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। कैसे बनता है देखो, ये हमारा है C2H5 का होल ट्वाइस O है, ये वही है डाई एथिल ईथर, नहीं भूल जाओ, डाई एथिल ईथर। ठीक, इसको हम जो है 2 पार्टिकल H2SO4 के साथ ले लेते हैं और इसको गर्म करेंगे। ये है कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, और इसको जब हम गर्म करेंगे, इसको हम मिला के गर्म करेंगे तो एक काम करना, देखो इसमें से एक हाइड्रोजन H2SO4 का एक H निकाल लो, बचा HSO4।
तो एक ही चाहिए और 2 पार्टिकल लिखा है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और एक ऑक्सीजन के साथ H2O बन जाएगा और C2H5HSO4 इसी में लगा देंगे तो हमारा 2 पार्टिकल H5HSO4 बन जाएगा, एक H2O निकल जाएगा। तो ये हमारा है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। समझ में आया कि नहीं आया? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है कब? जब हम डाई एथिल ईथर को कांग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अधिक मात्रा में, कैसे मात्रा में? यहाँ अधिक होगा, अधिक थोड़े मोरे लेवो तो नहीं बनेगा, जब ज्यादा लोगे तभी बनेगा। अधिक मात्रा में के साथ गर्म करते हैं तब हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। समझ में आ गया? देखो अगला अभिक्रिया है HI के साथ अभिक्रिया। एक बात जाने रहना कि जो हमारा डाई एथिल ईथर है ये HI के साथ अलग अलग अभिक्रिया करता है। जैसे ठंडे में अलग प्रोडक्ट देता है और गर्म में अलग प्रोडक्ट देता है। तो अगर हम इसको ठंडे में अभिक्रिया कराएं, कैसे? ठंडे में, तो ठंडे में जब ये अभिक्रिया करता है, देखिए ये हमारा है C2H5 का होल डाई एथिल ईथर है। अगर इसको हम HI के साथ ठंडे में अभिक्रिया कराते हैं, भाई ये हमारा है एथिल डाई एथिल ईथर। इसको ठंडे में अभिक्रिया कराते हैं तो देखो ये O और H OH बना लेगा। तो एक तो हमारा जो है C2H5OH बन जाएगा और दूसरा हमारा C2H5I बन जाएगा। तो आप बताएंगे कि जब हम ठंडे में जो है HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल और साथ में एथिल आयोडाइड बनता है। इसका नाम है एथिल अल्कोहल और ये हमारा है एथिल आयोडाइड। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर यही बात आप गर्म में अभिक्रिया कराते हैं, आगे लिख लीजिएगा गर्म, इसको ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप C2H5 का होल O मतलब डाई एथिल ईथर पर HI की 2 मात्रा लेकर के यानी अधिक के साथ जो है गर्म में अभिक्रिया कराते हैं गर्म पोजीशन पे, तो क्या होता है? तो देखो इसमें जो है एक तो आपका H2O बनेगा यानी 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा और ये I जो है दोनों के साथ लग जाएंगे तो हमारा C2H5I बन जाएगा और साथ में H2O बनेगा। तो ये है हमारा एथिल आयोडाइड। तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? जब हम ठंडे में HI के साथ डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है, जबकि अगर हम गर्म में डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जो है HI के साथ कराते हैं तो हमें एथिल आयोडाइड और जल प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? देखो अगली अभिक्रिया है PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखो ये हमारा है C2H5 का होल O और प्लस इस पर हम PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। बड़ा आसान है, ये हमारा डाई एथिल ईथर हो जाएगा। इस पर जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे तो देखो एक तो POCl3 बनता है। क्या बनता है? एक बनेगा POCl3 बन जाएगा। भाई यहाँ का 2 क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा तो हमारा जो है C2H5Cl 2 पार्टिकल बन जाएगा और साथ में जो है POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा और ये हमारा एथिल क्लोराइड जो है प्राप्त होता है और ये हमारा फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। समझ में आई बात? यानी POCl3 बनता है और साथ में एथिल क्लोराइड बनता है। ये तो है PCl5 के साथ अभिक्रिया। अगला जो हमारा रासायनिक गुण है डाई एथिल ईथर का वो है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, CH3COCl के साथ अभिक्रिया। देखिए ये हमारा है भाई C2H5 का होल O, ये हमारा डाई एथिल ईथर है। इस पर अगर हम CH3COCl की अभिक्रिया कराते हैं तो एक चीज ध्यान रखना भाई, एक जगह Cl निकल जाएगा। ये जो हमारा ये है इसको आप लिख सकते हैं CH3CH2O हो जाएगा और ये हमारा CH2 हो जाएगा CH3। ये तो डाई एथिल ईथर है। इसको कहीं ना कहीं से कट करोगे तो कट करने के बाद इसका Cl यहाँ लगा देंगे तो CH3CH2Cl बन जाएगा। अरे यहाँ से कट करोगे तो एक Cl यहाँ लगा देंगे और CH3CH2COO, ये CH3COO C2H5 बन जाएगा। तो ये हमारा जो बनेगा कब? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसको जब हम गर्म करेंगे तो एक हमारा बन जाएगा CH3COO C2H5। मतलब ये जो हमारा आप चाहे C2H5 लिख दीजिए और चाहे CH2CH3 लिख दीजिए, ये आपका बन जाएगा। और दूसरा हमारा
C2H5 ये जो है और साथ में Cl लगा देना, तो ये हमारा एथिल एसीटेट बनेगा। क्या बना है? एथिल एसीटेट, जो कि एक प्रकार का ईस्टर है, और ये हमारा एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। समझ में आई बात कि नहीं? यानी कहने का मतलब जब हम डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एथिल एसीटेट और साथ में जो है एथिल क्लोराइड बनता है। समझ में आ गया? चलो अगला देख लेते हैं। चलिए अब इसके हम उपयोग की बात कर लेते हैं। डाई एथिल ईथर का उपयोग क्या है? तो देखो, एक उपयोग तो यह है निश्चेतक के रूप में, यानी बेहोशी उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा उपयोग जाने रहिएगा तेल व वसा के विलायक के रूप में, तेल और वसा के विलायक के रूप में डाई एथिल ईथर का उपयोग किया जाता है। और एक और याद रखना, ये प्रशीतन के रूप में यानी ठंडा करने में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है, यानी प्रशीतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आई बात? और ना याद आए तो एक तो याद आपको होगा ही होगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ऐसा भी कह सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये है डाई एथिल ईथर के उपयोग जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि बताओ, साथ में इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण बताइए और इसका उपयोग बताइए। अब जाकर के आपका क्वेश्चन पूरा होता है। ये पूरे 5 नंबर में जो है यानी लॉन्ग में आपके पूछा जाएगा, और इसमें जितने भी रिएक्शन हमने बताए हैं ये सारी अभिक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।